गांधी जी खुद कहते थे और उन्होंने कहा है कि राजनीति जनता की सेवा के लिए होती है, उनका मास्टर बनने के लिए नहीं। मैं आज लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा। क्यों? कि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि पत्थर एक जगह पड़ा हुआ ही अच्छा होता है और वही वैल्यू होती है। और भी आप कह सकते हैं क्योंकि मैं आजकल मैक्स हिप्पा जो पंजाब का हिप्पा है और हरियाणा का हिप्पा और लोकसभा से स्पॉन्सर्ड जो नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। आज हम जेजेपी के ऑफिस में चंडीगढ़ है, सेक्टर 3 के ऑफिस में हैं और यहाँ पर आज एक नियुक्ति हुई है। जी हाँ, राम नारायण यादव जी जो कंसल्टेंट हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं, वो हमारे साथ है। क्या उनको जिम्मेवारी आज दी गई है, उन्हीं पर चर्चा करने के लिए यादव जी हैं। स्वागत है यादव जी आपका। धन्यवाद जी। आज जेजेपी का पटका डाला है, क्या जिम्मेवारी दी गई है आपको? देखिए कंचन जी, पार्लियामेंट्री सिस्टम का शौक़ तो मुझे 78 से ही लग चुका था जी। और मैं जब से यहाँ आया हूँ और मैंने ट्रेनिंग ली है, मैंने यही सोचा है। और सबसे ज़्यादा गांधी, मैं ये नहीं कहता कि मैं इतना बड़ा आदमी, लेकिन मैंने सबसे बड़े फाउंडिंग फादर्स को जो पढ़ा है जी। गांधी जी खुद कहते थे और उन्होंने कहा है कि राजनीति जनता की सेवा के लिए होती है, उनका मास्टर बनने के लिए नहीं। मैं आज आया हूँ, मैं सदा से ही इन्हीं के साथ हूँ। मैं इसमें गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं 75 में चंडीगढ़ में आया और 78 से मैं इस परिवार से जुड़ा और उसके बाद मैंने इस परिवार को नहीं छोड़ा। इज्जत मैंने सबकी की और सबकी करूँगा, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा। क्यों? कि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि पत्थर एक जगह पड़ा हुआ ही अच्छा होता है और वही वैल्यू होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं राम नारायण यादव जी के बारे में बता दूं कि वो पंजाब की बादल सरकार में भी सलाहकार रहे हैं और विधानसभा, लोकसभा में भी वो जाते हैं, लेक्चर देते हैं। यानी जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व, पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको वो शिक्षा देने का काम करते हैं शिक्षक के तौर पर। नहीं, यह शिक्षक के तौर पर भी आप कह सकते हैं क्योंकि मैं आजकल मैक्स हिप्पा जो पंजाब का हिप्पा है और हरियाणा का हिप्पा और लोकसभा से स्पॉन्सर्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें विजिटिंग लेक्चरर्स हूँ और मैं वहाँ से मुझे पेमेंट ही मिलती है। मुझे शौक़ तो है ही है, लेकिन इंटरेस्ट भी बहुत है इसमें। मैं आज यूथ्स को यही कहना चाहता हूँ कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडियन पॉलिटी एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये हमारी तीनों शाखाएँ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी सही तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि सुशासन स्थापित नहीं हो सके। लेकिन मैं यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बोलना चाहता हूँ और यूथ को बताना भी चाहता हूँ कि हमारी जो विधान मंडल हैं, जिनसे हमारी विधान परिषद बने हैं, मंत्री परिषद बने हैं, ये ही वो शक्ति हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने 1949 में कहा था कि विधान सभाओं के पास वो शक्ति है कि अगर वो चाहें उसके सदस्य तो सुशासन हर हालत में स्थापित हो सकता है। और मेरा किसी न किसी तरीके से किसी भी पार्टी से या इस संसदीय कार्य प्रणाली से जुड़ने का यही रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और हम ये जान सकें कि हमारा सिस्टम है क्या और कैसे हम जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करके हम राष्ट्र को और जनता को सुदृढ़ और समृद्ध बना सकें। यादव जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप कब रिटायर हुए थे और किस पद से आप रिटायर हुए थे? देखिए, मैं रिटायर हुआ था 2009 में जी। और 2009 के बाद में मुझे कुछ ऑफ़र्स मिली थी, बहुत अच्छी मिली थी, लेकिन मैं नहीं गया। मैं क्योंकि फिर मैं वही कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता था कि पत्थर जहाँ पड़ा वहीं पड़ा रहे। जी। और उसके बाद में मैं फिर पंजाब में एडवाइज़री विधानसभा का में लग गया था, तो मेरे वहाँ 4.5 साल निकल गए। उसके बाद मैं बादशाहपुर, गुड़गांव जाने में के लिए मैं इंटरेस्टेड था, मैं नहीं गया। फिर मैं यहीं सेटल हो गया। तो उसके बाद मुझे इसमें इंटरेस्ट हो गया, किताबें लिखी और मैंने यही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की आप लोगों के साथ मिलकर, आपके टीवी चैनल, किताब, इन पे आ गए, प्रिंट मीडिया पर आ गए कि हमारा सिस्टम पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसा होना ऐसा होना चाहिए कि जो जनता की सेवा के लिए हो। और ये हमारे फाउंडिंग फादर्स साफ कह गए हैं कि हमारे देश में ईमानदार आदमियों की कमी नहीं है, जनसेवकों की हमारी के यहाँ कमी नहीं है।
बस और वो आगे आएंगे, जनता को उनको आगे लाना चाहिए। अगर उन्हें सिस्टम का पता हो, हाँ। आभास हो उन्हें करना क्या है, करना किस तरीके से, सिस्टम पता हो। जी, मैं देखिए, मैं फिर वही बात कहता हूँ कि मैं इज्जत सबकी करता हूँ, किसी पार्टी से नहीं। एक बार मैंने पढ़ा है, लिखा भी है, नेहरू जी से पहले या दूसरे इलेक्शन में किसी ने कह दिया था कि आपने टिकट गलत दे दिया अपनी पार्टी को। उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल, अगर ये गलत है तो आप किसी को भी जिता दीजिए, किसी पार्टी को भी जिता दीजिए। तो जन सेवा की भावना हमारे देश के लोगों में और हमारे राजनीतिकों में इतनी होती है, थी और है, और अभी भी चलती भी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपकी किताबों पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि 70 पार आप हो चुके हैं, 2009 में रिटायर हुए, तो तकरीबन 13 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपने पार्टी कोई ज्वाइन नहीं की थी। तो अब जेजेपी ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत महसूस हुई, क्यों ज्वाइन की? नहीं, ऐसा था कि शायद आप भी उस वक्त वहाँ थे जब चौधरी दिग्विजय सिंह जी आए थे और वो ये कह रहे थे कि हम तो सोचते थे कि आप हमारी पार्टी में हैं। तो मैंने यही जवाब दिया था जी, मैं आपकी ही पार्टी में था। 2015 तक तो मैं नेशनल सेक्रेटरी था आपके पार्टी का जी। तो 2015 में उनकी पार्टी थी, मैं नेशनल सेक्रेटरी था। बीच में फिर मैंने अपना कुछ काम स्टार्ट कर दिया, मैं अलग हो गया, तो फिर मैंने अपना पब्लिकेशन का काम स्टार्ट कर दिया था, किताब लिखनी, किताब सेल करनी, क्योंकि मुझे भी काम करने का शौक़ है। मैं कभी था नहीं, मतलब मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जो आज बेरोजगारी का जो मुद्दा बना हुआ है, मैं यूथ को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो BA करके या MA करके ये ना समझ बैठे कि हमें नौकरी ही लेनी है। उनको नौकरी जल्दी से जल्दी ले लेनी चाहिए। नौकरी नहीं मिलती तो उनका जो भी कारोबार है उस टाइम यथा स्थिति यथा संभव जो भी है उसमें तुरंत लग जाना चाहिए, क्योंकि आजकल का टाइम बहुत ही उसका कठिन नहीं कह सकते, बल्कि एक मुकाबले का समय आया हुआ है। तो हमारे यूथ को बिल्कुल अपने रोज़गार में, कारोबार में तुरंत लग जाना चाहिए, सच्ची नियत से। हाँ जी। यादव जी, अब जेजेपी में आप आए हैं, तो क्या यहाँ पर करने वाले हैं, क्या किन्हीं को शिक्षा देने वाले हैं, ट्रेनिंग देने वाले हैं, आमूलचूल परिवर्तन करने वाले हैं, या 2024 की रणनीति तैयार करने वाले हैं? नहीं, मैं रणनीतिकार और मैं नहीं हूँ, मैं तो एक वर्कर हूँ। और मैं वाकई में बताता हूँ कि आज तक मैं अपनी कमियाँ मानता हूँ। मैं लीडरशिप से काम कभी नहीं कर सकता, लीडरशिप मेरे अंदर है ही नहीं। मैं जो मुझे काम कोई भी दे दीजिए, कैसा ही भी दे दीजिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम का, कॉन्स्टिट्यूशन का, इलेक्शंस का, मैं उसका पूरा करके उतारूंगा। और एक बात दूसरी कि मैं किसी को भी मुझे जो देखिए, मैं आज फिर वही बात कहता हूँ कि अगर चौटाला साहब या कोई दूसरे ये जो इज्जत करते हैं या मेरा मान सम्मान या मुझे पूछते हैं, उसका कारण यही है कि मैं इस तरह स्पष्टवादी हूँ कि चीमा साहब लीडर ऑफ अपोजिशन को मैंने ये कह दिया था कि आप मुझे रख लीजिए बेशक अपने साथ, लेकिन मेरे जवाब ऐसे होंगे कि आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। यादव जी, लंबा अनुभव है, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और मैं यादव जी के लिए बता दूं कि वो BSc MA LLB हैं और अपने काम को लेकर इतने समर्पित है कि रात के 1-1, 2-2 बजे तक वो पढ़ने का काम करते हैं। अगर किसी भी मीडिया में कोई चीज़ या कहीं भी कोई चीज़ पढ़ने देखने में आती है तो उसका पूरा गहन मंथन करते हैं, उसके ओरिजिन तक वो पहुंचते हैं। कितने किताबें यादव जी अभी तक लिखी हैं? मेरी 5 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं और छठी किताब अभी जो एक शायद बहुत अच्छी होगी, उसका मैं टाइटल भी आपको बता दूं, आर्म्स विदाउट लाइसेंसेस। विदाउट लाइसेंसेस, ये मेरी किताब आ रही है और ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में है। तो सभी किताबें पार्लियामेंट्री पर सिस्टम पर ही है? जी हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री सिस्टम पर ही है। और एक किताब जो सबसे अच्छी मैंने हिंदी में लिखी है वो डॉक्टर सुभाष कश्यप जी के कहने से लिखी है। उसका मैं टाइटल थोड़ा गलत दे गया था उस टाइम पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अगस्त में वो एक अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं उसको अगस्त क्रांति उसका नाम दे गया था, क्योंकि अगस्त में ही हम आज़ाद हुए थे। अगस्त में 1940 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अंग्रेज़ों ने अधिकार दिया था। अगस्त में आज़ाद हुए और अगस्त में ये 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 हटी, तो मैं ये नाम देगा, लेकिन वो है एक्चुअली संविधान परिचय। वो बहुत अच्छी किताब है। बहुत अच्छी। चलिए, मैं आपके अनुभव जानना चाहूँगा। बादल सरकार में आपने काम किया, प्रकाश सिंह बादल के साथ काम, किस तरह का अनुभव रहा उनके साथ काम करना? देखिए जी, बादल साहब की क्वालिटीज़ को अगर मैं बताऊँ, सबसे बड़ी क्वालिटी मैं वॉच किया करता था, मैं देखा करता था। बादल साहब में वो क्वालिटी थी कि उन्होंने सरदार लाल सिंह जी जैसे आदमी खड़े होके जो उनके कट्टर
विरोधी माने जाते थे, दुश्मन नहीं, विरोधी थे, वो खड़े हो गए सत श्री अकाल किया करते थे। कारण कि जब वो हाउस में आते थे प्रकाश सिंह बादल जी, अपनी सीट और अपने एमएलएज की तरफ जाने के बजाय पहले अपोजिशन की तरफ जाते थे, हाथ जोड़कर सामने वाली सीटों के सामने आते थे और सारे खड़े होते चले जाते थे और सत श्री अकाल करते थे। तो बादल साहब का एक तो ये, दूसरा एक ये था कि 2012 से मेरा उनका वास्ता पड़ा था। मैंने 2012 से 2014, 24, 19 में तीनों बेटा बेटे के बहुओं के फार्म भरवाए थे बादल में जाके। सबसे पहले जो मुझसे उनकी मुलाकात हुई, हम 5 आदमी थे। अग्रवाल साहब टीम के हमारे लीडर थे, एक आईजी थे, एक आईएएस थे, आईपीएस थे, एक एडवोकेट जनरल थे और एक मैं था। तो जब हम वहाँ बैठे, बादल साहब बाहर से आए तो उन्होंने जो बात कही, मैं तो ताज्जुब कर गया कि मेरे जैसे आदमी जो पहले दिन देख रहे हैं जिस आदमी को कहते हैं, ओहो आज तो साढ़े घर दे बंदे बैठे हैं। तो मैं तो उस आदमी को कमाल कर गया कि जिस आदमी में ऐसी क्वालिटी, हाँ मतलब ऐसी क्वालिटी, ऐसे शब्द जिस आदमी के अंदर हों, पॉलिटिशियन के अंदर, जीत लेते थे। आपने बात किया कि बादल साहब के साथ आपने काम किया। अभी हाल फिलहाल कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सांसद बने हैं, उसके नॉमिनेशन पर आप रहे, उनके चुनाव को भी आपने बहुत करीब से देखा, मॉनिटरिंग की, पोलिंग एजेंट आप रहे हैं, काउंटिंग एजेंट आप रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि सारे जोड़ तोड़ में कहीं ना कहीं आप भी हिस्सा रहे? नहीं, मैं फिर ये बात कहता हूँ कि मैंने आपको ये बताऊँ कि जब मुझे ये काम सौंपा गया था तो मैं रिलक्टेंट था जी। लेकिन जब मुझे मेरे आकाओं ने कहा तो मैंने इसको स्वीकार कर लिया और चैलेंज के साथ कहा। और मैंने तब ये बात पहले कही थी कि मैं कानून के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कहूँगा और कानून के ख़िलाफ़ कोई आपको एडवाइस नहीं करूँगा। हाँ, ये पॉलिटिक्स है, इसमें मैं एथिक्स तोड़ सकता हूँ। तो ये काम मेरा अकेले का था ऐसा नहीं कह सकते, ये इसमें मुझे तजुर्बा था, क्योंकि 91 में बाई चांस जो सरकार टूटी थी उस टाइम भी मेरे हाथ से ही टूटी थी। 99 में टूटी थी तो बाई चांस उस टाइम भी मेरे हाथ से ही टूटी थी। 2000 महारत हासिल थी? नहीं, महारत हासिल नहीं थी, ये कुदरत का कुछ ऐसा खेल था कि जो ऐसे टेढ़े काम हुए उस टाइम पर सारे, उस टाइम पर वो काम मेरे पास होते थे, भागीदारी उसमें रहनी। हाँ, तो 2004 में जब ये टूटी, 10 MLA 7-8 डिस्क्वालीफाई, तो भी मेरे पास ही था जी। तो लेकिन एक ये जो चैलेंज था ये कार्तिक शर्मा वाला, इस वजह से का वो उन तीनों केसों में हम सुप्रीम कोर्ट तक जीते थे। और कहीं इस केस में कोई ऐसी बात हो गई तो इसमें मुझे ये था कि मेरे लिए एक चैलेंज भी था और हमारे आकाओं के लिए एक प्रेस्टीज की बात भी थी। तो ईश्वर की कृपा हुई कि मैंने कही थी कि जो आदमी अर्जुन की तरह सिर्फ उसकी मछली की आँख की तरफ देखता रह गया वो जीत गया, और जो मछली की तरफ की आँख से हटा ले गए वो हार गए। कांग्रेस का मैं तो यादव जी, कौन कौन से एथिक्स इस चुनाव में तोड़े आप लोगों ने? नहीं, ऐसे है कि देखिए एथिक्स तोड़ना तो कई चीज़ें होती है। एथिक्स तोड़ना ऐसे है कि अगर मैं पूरे एथिक्स पर रहता कि जिनका मैं मान सम्मान करता था तो उनके खिलाफ मैं ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकता था, और ऑब्जेक्शन जिनके खिलाफ रेज किए मैं उनका तब भी सम्मान करता था, आज भी करता हूँ और आगे भी करूँगा, 130 करोड़ करता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी सिंसियरिटी की बात है, सिंसियरिटी मैं कहता हूँ कि मैं भगवान से बड़ा नहीं हूँ, लेकिन सिंसियरिटी मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ से मेरी सिंसियरिटी मुझे किसी भी तरह डिगा नहीं सकती। इतना तजुर्बा और इतनी पहुँच, इतना रसूख होने के बावजूद भी कभी यादव जी ने चुनाव लड़ने की क्यों नहीं सोची? देखिए, ऐसे है कि चुनाव लड़ना दो बातें हैं। एक तो जो मैं ब्यूरोक्रेट, ऐसा तो नहीं हुआ IAS IPS है, लेकिन ब्यूरोक्रेट के बस की पॉलिटिक्स नहीं है। और जो जनसेवा है ना, वो वाकई में राजनेता कर सकता है, वो ये नहीं कर सकता, एक ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता। ब्यूरोक्रेट अभी भी, मैंने जो पहले आपको बात कही कि मेरे जवाब ऐसे होते हैं कि नाराज़ हो जाते हैं और उनको 1 घंटे बाद, हाँ बिल्कुल, मुझे अनाड़ी भी कहा एक प्रोफेसर ने, और क्योंकि चौटाला साहब के सामने मैंने एक जवाब दे दिया था, वो चुप लगा गए, चौटाला साहब चले गए और 1 घंटे बाद कहते हैं कि रामनाथ ठीक था। तो मेरे साथ एक प्रोफेसर बैठे थे जो मेरे वफादार थे, मेरे साथी थे, उन्होंने कहा तू अनाड़ी है, यानी कि जवाब नहीं देना चाहिए था। जबकि चौटाला साहब ने एक्सेप्ट किया कि आप सही थे। बिल्कुल, चौटाला साहब ने एक्सेप्ट किया बाद में। तो मैंने घर जाके अनाड़ी का शब्द देखा था, वो गलत नहीं था। अनाड़ी का मतलब था कि सही बात सही समय पर, हाँ नहीं, सही बात सही, हाँ सही बात सही समय पर और सही टाइम पर कहनी चाहिए। लेकिन मैं इसका नहीं, मैं अपने आदमी के लिए सही बात बेसमय पर भी कह दूंगा अगर उनकी भलाई के लिए है। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि JJP के लिए भी अड़े रहेंगे आप?
नहीं, मैं तो जेजेपी के साथ तो मैं आड़ा नहीं रहूँगा, मैं काम करूँगा। मैं एक जनसेवा के लिए, और मैं जो अपने साथी हैं ना, मैं अपने नेताओं को तो नहीं करता, नेता तो पहले ही काफ़ी अपने असरदार भी हैं, वो भी हैं और एक्सपीरियंस्ड भी हैं, और जहाँ ज़रूरत होगी तो मैं सेवा के तौर पर करूँगा। मैं लीडरशिप तो मेरे अंदर है ही नहीं बिल्कुल भी, किसी भी तरह। पर्दे के पीछे रहकर काम करेंगे। पर्दे के पीछे, पर्दे से आगे, लेकिन सेवा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना रहेगी कंचन टीवी की तरफ से कि आपका जो अगली जो आपकी पारी हो वो भी काफ़ी सफलतम रहे। थैंक यू वेरी मच, आपके लिए करते। तो राम नारायण यादव जी तजुर्बे से भरे हुए हैं, उनकी उम्र का तकाजा भी है और उनका ज्ञान भी कूट कूट कर भरा है, क्योंकि वो रात के 2-2 बजे तक पढ़ते हैं और ज्ञान का भंडार अपने अंदर भरते चले जाते हैं। ऐसे जीते जागते इंस्टीट्यूशन से मिलकर हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब भी हम यहाँ सेक्टर 3 जेजेपी ऑफिस आते हैं तो राम नारायण यादव जी से जरूर मिलते हैं और आपसे भी रूबरू कराने के लिए इंटरव्यू किया। कैसा इंटरव्यू आपको लगा कमेंट करके हमें बताइए, और हमारे चैनल कंचन टीवी को आप फॉलो जरूर कीजिए दोस्तों। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। कैमरामैन साहिल के साथ यशपाल कंचन टीवी न्यूज चैनल के लिए।